नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और आज का हमारा छत्तीसगढ़ मुद्दा है विकास का बजट। जी हां, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी सरकार का चौथा बजट आज पेश किया। सरकार ने अपने बजट में कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है, जिससे कर्मचारी वर्ग काफी खुश है। तो वहीं विधायकों से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष और सरपंचों का मानदेय भी भूपेश सरकार ने अपने बजट में बढ़ा दिया है। निश्चित ही तौर पर यह बजट उम्मीद वाला बजट रहा। बजट पर और अधिक चर्चा के लिए हम सीधा चलेंगे रायपुर और रुख करेंगे अपने सहयोगी हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी का। आदित्य जी, ओवर टू यू। बिल्कुल, धन्यवाद दीपक जी। बहुत महत्वपूर्ण दिन है। देखिए, बहुत कम ऐसे समय में ये बात हो पाती कि बजट जब कोई मुखिया पेश करे, क्योंकि देखिए बात ये आती वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के कर्ता धर्ता हैं, लेकिन जब बजट प्रस्तुत हुआ तब जब विधायक निधि 2 करोड़ से 4 करोड़ हुई तो चाहते न चाहते हुए विपक्ष को भी मेज थपथपाना पड़ा। वो कला है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की। निश्चित तौर पर चुनावी बजट है, हर वर्ग को साधा गया है और जिस तरह से पुरानी पेंशन को लागू किया गया है तो हमने देखा कि होली और दिवाली दोनों आज एक साथ यहाँ पर देखने को मिली है। तो मैं सीधा अपने खास आज मेहमानों से आपका तारुफ कराता हूँ। सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूँ, महिला बाल विकास मंत्री हैं अनिला भेड़िया जी, उनसे मैं आपकी बातचीत करवाता हूँ। अनिला जी, आज का जो बजट आप देख रही हैं वो किस तरह से देख रही हैं अपने शब्दों में, क्योंकि आप महिला बाल विकास का भी पदभार है आपके पास, समाज कल्याण का भी आपके पास पदभार है। आज के बजट को एक मंत्री की दृष्टि से, एक गृहिणी की दृष्टि से किस तरह से देखती हैं आप? नमस्कार। हमारे मुख्यमंत्री जी जो आज बजट पेश किए वो सभी वर्ग को निश्चित सभी को साधे हैं और इसमें इसको बोलते हैं सर्वहारी बजट। जो उसमें महिला है, नौजवान है, किसान है, हमारे पुराने कर्मचारी लोग हैं और महिला हैं, तो ऐसे सभी वर्ग के लिए बजट तय किए हैं और सीधा व्यक्ति को, इससे हर व्यक्ति को फायदा होगा। कभी कभी बोलते हैं कि राजनीति करने वाले हमेशा हाई फाई या बड़े बड़े ऊंचे लोगों को देखते हैं, पर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सोच देखिए। आज तक कभी किसी ने सोचा नहीं कि हम पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधियों का बजट बढ़ा दें। जो बंद कर दिए थे हमारे रिटायर्ड कर्मचारी, उनकी पेंशन चालू कर दे। आप सब जानते हैं कि कर्मचारी या अधिकारी रिटायर होने के बाद उनके पास एक पेंशन ही माध्यम होता है। तो आज कितनी खुशी हुई होगी कि वो कर्मचारियों को जो उनको पेंशन मिलना चालू हो गया होगा। हमारे महिलाओं में खुशी है। समूहों के माध्यम से हमेशा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने महिला समूह की आर्थिक स्थिति, उनकी दशा को सुधारने के लिए, चाहे गौठान के माध्यम से हो, कृषि विभाग के माध्यम से हो, फॉरेस्ट विभाग के माध्यम से हो, महिला बाल विकास के माध्यम से हो, ऐसे अनेकों योजना चला रहे हैं जिससे हमारी महिलाएं, छत्तीसगढ़ की महिलाएं सशक्त हो गई हैं और जिम्मेदारी से अपने काम कर रही हैं। और हमारे युवा साथियों का भी देख लीजिए, राजीव गांधी मित्रान योजना, कभी कोई सोचे थे क्या कि इस योजना में हमारे युवाओं को हम लोग जोड़ेंगे करके, पर आज हमारे युवा साथियों को भी इसमें बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। चाहे शिक्षा की दृष्टि से हो, शिक्षा को भी आगे बढ़ाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपनी सोच, इसको बोलते हैं कि ऐसे प्रदेश के मुखिया होना चाहिए जो हर वर्ग को लेकर चले। रामकुमार यादव जी मेरे साथ हैं, विधायक हैं। रामकुमार जी, विधायक निधि बढ़ गई है, अब तो जनता के प्रति जवाबदारी और भी बढ़ गई है, क्योंकि अब पहले 2 करोड़ था, जस्ट डबल 4 करोड़। अब 4 करोड़ में जनता ये चाहेगी कि अधिक से अधिक उसके क्षेत्र में काम हो। आज के बजट को, चूंकि छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं आप, छत्तीसगढ़िया हैं आप, किस तरह से देख रहे हैं आज के इस बजट को? देखो नामदेव जी, आज जिस प्रकार के आज जो बजट पेश करी से माननीय मुख्यमंत्री जी, तो मैं एक इस देश के महान, जो देश के लिए हमेशा सोचा, देश के लिए जिया है, ओकर जो पंक्ति मोला याद आते कि रविदास जी कह से, ऐसे राज चाहूं मैं सबन को मिले अन्न, छोट बड़ सम रहे रविदास प्रसन्न। आज जिस प्रकार के जो बजट माननीय मुख्यमंत्री जी आज पेश करे हैं, आज वो गांव के रहने वाला गरीब आदमी से लेकर के राजमहल में रहने वाला राजा के भी चेहरा में मुस्कान आ गए। हम बजट ला तबे आज 15 साल में भी बजट पेश होते रही से पहले हम देखते रहे कि आज वो बजट देख करके आदमी हर एक है कि बजट हम मोरनो है, लेकिन आज देखो बजट में
आज वो गरीब आदमी जे आदमी यहाँ कभी खेत डोली नहीं है, जांगर के भरोसा जीते, वो जांगर के भरोसा जीने वाला गरीब आदमी ला भी आज वो खाता में 7,000 रुपया डाले के काम में करा थे। ये होती सरकार। किसान क्या होते, कोई किसान करने वाला व्यक्ति वो जाग खेत में देखा था कि धान कत्ता कन हुई, ते मैं धान भेज के मोर बेटी के शादी करी हाँ, मोर बेटा के शादी करी हाँ, मोर बेटी के हाड़ा में हरदी रचा, ऐसे सोच के वो खेती बाड़ी करत रहे। पहली वाला सरकार रही से खेती में नुकसान हुआ जैसे खेती ले बंद कर दे रही से। आप अभी आंकड़ा देखे हवा कि 3 साल जैसे हमारे सरकार बने हैं ते में 9 लाख से भी ज्यादा किसान मन पंजीयन कराए, अर्थात ज्यादा खेती हुआ थे। 2500 रुपये समर्थन मूल्य धान में आज मिला था। वह किसान के चेहरा में मुस्कान है। ओकर बाद में कहना चाहता हूं गोबर खरीदी के ये जिस प्रकार के कहना चाहिए आज भूपेश बघेल जी काम करते हैं, मैं तो कहता है वैज्ञानिक के अर्थव्यवस्था आगे बढ़ाए के लिए आज नरेंद्र मोदी जी मजबूर हो जाते भूपेश बघेल जी कार्य योजना लेकर के ओकर प्रशंसा करे के लिए। गोबर खरीदी में आज वो गांव के व्यक्ति जेमन जम्मू कश्मीर जाकर के दिल्ली में जाके ईटा बनावे, बंधुआ मजदूर बन जाए, वो गरीबी दई मन लड़का लाने का छोड़ दो, ओकर घर के मोटा में कांटा तार ला छबड़ के बोई छड़ी ले छबक करके जम्मू कश्मीर जावे, लोग लेकर आने का छोड़ दो। आज वो गरीब घर के व्यक्ति मन जम्मू कश्मीर नहीं जाते, जमुआ ला पकड़ के गांव के एक भावर किंद्रा थे, 200 रुपये पावत थे, महीना में 6,000 रुपया आज होते सरकार की योजना। एक खातिर मैं कह सकता हूं कि जो भूपेश बघेल के सरकार आज योजना बना है, ये एक मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं, ये प्रदेश के सच्चा सेवक, एक बेटा बन के, भतीजा बन के, एक चाचा बन के आज सर्वहारा समाज के लिए आज योजना बना है। मैं सलूट करता हूं ऐसे सरकार ला, सलूट करता हूं ऐसे मैं मुख्यमंत्री ला जो सर्व समाज के हित में देखते हुए आज योजना ला बना है। मेरे साथ आर्थिक विश्लेषक भी हैं डॉक्टर लखन चौधरी जी, मैं सीधा उनके पास लिए चलता हूँ। लखन जी, किस तरह से देख रहे हैं इस बजट को, क्योंकि आर्थिक विश्लेषक के तौर पर जनता भी जानना चाहती कि वित्तीय भार कितना आएगा, किस प्रकार से, जो क्योंकि मैं देख रहा हूँ राजकोषीय घाटा जो है वो लगातार कम हो रहा है, राज्य की जीएसडीपी की वृद्धि दर भी लगातार बढ़ रही है। आप इस बजट को कितने नंबर देंगे 10 में? बिल्कुल, बहुत ही संतुलित और समावेशी बजट के रूप में मैं इस बजट को जो है 8 नंबर तो कम से कम दूंगा 10 में। देखिए कि जब हम बजट की चर्चा करते हैं तो उसमें बजट आवंटन किस तरह से किया गया है उस पर जो है हमको नज़र दौड़ाना चाहिए। और ये जो बजट है, इस बजट में खास करके छत्तीसगढ़ मॉडल को जो है मुझे लगता है कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इस सरकार ने स्थापित करने के लिए जो कदम उठाए हैं वो निश्चित रूप से इस दशक में पूरे देश में जो है पहचान दिलाएगी इस सरकार की। देखिए, पिछले कुछ साल पहले या कुछ दशक पहले हम लोग गुजरात मॉडल की चर्चा करते थे, बिहार मॉडल की चर्चा करते थे, उड़ीसा मॉडल की चर्चा करते थे। आज पूरे देश में छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा होती है। इन विधानसभा चुनावों में भी छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन योजनाओं की चर्चा भले ही नाम न लिया गया हो, लेकिन किसी न किसी रूप में उसकी चर्चा हुई है। महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहूँगा कि बजट में देखिए 1 लाख करोड़ से ऊपर का बजट है और इस बजट में जो आवंटन किया गया है उसमें सभी वर्ग को संतुलित ढंग से जो है रखने का प्रयास किया गया है। जैसे सामाजिक क्षेत्र के बजट आवंटन 37% रखा गया है, आर्थिक क्षेत्र के लिए 40% का बजट आवंटन है और सामान्य सेवा क्षेत्र के लिए 23% का बजट आवंटन, मतलब 100% का जो बजट आवंटन है वो सभी क्षेत्र को संतुलित रखने के प्रयास इसमें हुए हैं। और एक महत्वपूर्ण बात कि आपने भी उस बात को उठाया था कि राजस्व घाटा जो है वो लगातार कम होता जा रहा है। विपक्ष इस बात को लेकर सरकार की आलोचना करता था, तो इस बार जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण चीज जो 3.3% के आसपास उसको रखा गया है राजस्व घाटे का, जो बहुत ही एक अच्छा प्रयास है। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि यह बजट जो है इस सरकार के छत्तीसगढ़ मॉडल को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में स्थापित करेगी और सभी वर्ग को जो है, पेंशन योजना को आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से 3 लाख कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ी है और कितने लाखों परिवारों में उसका जो है किस तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कुल मिलाकर यह बजट बहुत ही संतुलित है और बहुत ही समावेशी बजट है। मैं इसका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बिल्कुल, मेरे साथ धनंजय जी भी जुड़े हुए हैं। धनंजय जी एक पिता भी हैं और एक छात्र नेता भी आप रहे हैं, आज राजनीति में आप लंबा अपना करियर बना चुके हैं। सबसे पहला जो सवाल है, 32 आत्मानंद स्कूल सरकार खुल रही है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो उन मूल निवासी बच्चों के लिए बड़ी सौगात है जिन्हें परीक्षा शुल्क नहीं देना पड़ेगा। ये छोटी मोटी सौगात नहीं है, वो सौगात है जो निश्चित तौर पर दिल से सोची गई कोशिश है जो आज पूरी हुई है।
निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी ने जो आज बजट प्रस्तुत किए हैं, ये ऐसा बजट मैं कहूँगा देश में पहले ऐसे मुख्यमंत्री जिनके बजट की तारीफ टेबल बजाकर विपक्ष कर रहा है। इससे बड़ी ज़्यादा खुशी और कुछ नहीं हो सकती कि विपक्ष को भी मौका नहीं मिल रहा है कि बैठ के बुराई कैसे निकालें, इसमें कमियां कैसे निकालें। और जैसे आपने कहा कि 32 अगर आत्मानंद योजना के तहत हिंदी मीडियम स्कूल बनते हैं, मैं आपको थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। जब कोरोना संकट काल चल रहा था, पूरे देश में लॉकडाउन था, छत्तीसगढ़ भी लॉकडाउन के दौर से गुजर रहे थे। उस दौरान कैसे स्कूलों में फीस को लेकर विवाद होता था, क्योंकि बच्चों को अच्छी शिक्षा देना माता पिता अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और आज की जो आधुनिक शिक्षा है उसमें जाना चाहते हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने आत्मानंद योजना के माध्यम से अंग्रेजी स्कूल की शुरुआत की, आप देखेंगे 1,35,000 से अधिक बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिल रहा है। उसके बाद हिंदी मीडियम स्कूलों को भी हम उसी तर्ज पर डेवलप करने जा रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, जनता चाहती है कि उनको एक निःशुल्क शिक्षा मिले, उनके बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले और एक मजबूत सुरक्षा व्यवस्था हो। उस चीज़ों को पूरा करने का काम किया है। और जो हमारे स्थानीय जो छात्र हैं, जो प्रतिभागी हैं, जिनको पीएससी के माध्यम से एग्जाम देना है, उनको तब शुल्क ही नहीं लगाना है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भूपेश बघेल जी ने सभी वर्गों को खुश करने का काम किया। और मैंने पहले कहा ना, सबसे बड़ी बात, विपक्ष के पास टेबल बजाने के अलावा कुछ नहीं रहा है। मेरे साथ विजय झा जी भी हैं। विजय झा जी, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। बहुत पुरानी आपकी मांग थी पुरानी पेंशन लागू करने की। आज मुख्यमंत्री ने बजट सत्र के दौरान बजट जब पेश किया तो वो मांग आप लोग की पूरी कर दी है। धन्यवाद आदित्य जी। ये बहुत पुरानी और बहुप्रतीक्षित मांग थी। 1 नवंबर 2004 के बाद देश में और प्रदेश में नियुक्त शासकीय कर्मचारियों को पेंशन से वंचित कर दिया गया था। प्रत्येक कर्मचारी का बुढ़ापे का सहारा होता है पेंशन। आज जब मुख्यमंत्री जी ने पुरानी पेंशन लागू करने की घोषणा की तो पूरे 28 जिलों में हर जगह ढोल ढमाके फटाके फोड़ करके उनका जय जयकार हुआ, उनका सम्मान हुआ। और लोगों ने कहा कि अब भविष्य में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को पेंशन पुरुष के रूप में संबोधित किया जाएगा। ये ऐसी मांग थी जिसमें सरकार को भी लाभ है, कर्मचारी को भी लाभ है। प्रति माह छत्तीसगढ़ सरकार 221 करोड़ रुपया 3 लाख से अधिक कर्मचारियों को 10% अंशदान के रूप में जमा कर रही थी। कर्मचारी भी 111 करोड़ रुपया जमा कर रहे थे। अब ये जमा नहीं करना पड़ेगा। दूसरी तरफ ये जो बंबई में ट्रस्ट बनाया गया है एनपीएस नई पेंशन योजना का, वो एसपीडीएल कंपनी के पास 15,000 से 20,000 करोड़ छत्तीसगढ़ राज्य का पैसा 2005 के बाद जमा है। वो पैसा अब छत्तीसगढ़ को मिलेगा। किसानों के लिए काम आएगा, रोड बनाने के लिए काम आएगा, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काम आएगा, छात्रों को जो निःशुल्क परीक्षा देने की बात हो रही है उनका काम आएगा। ये बजट इसलिए भी बहुत अच्छा है कि बजट के दृष्टिकोण से उस बजट को सबसे अच्छा और सर्वहारा बजट कहा जाता है जिसमें कोई कर न लगा हो, कोई भी करारोपण नहीं है। और जनपद लोकतंत्र का कितना सम्मान हुआ, जनपद पंचायत के प्रतिनिधि से लेकर के विधायक और सांसद तक के जो खर्चा करने की बात है उस राशि को भी बढ़ाया गया। कहीं ना कहीं ये बजट छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, कर्मचारियों के लिए, गरीबों के लिए, किसान के लिए, हम लोग बोलते थे बार बार नरवा गरवा घुरवा बारी, कब आई कर्मचारी के बारी। ये कर्मचारी के बारी आई से। और माननीय मुख्यमंत्री जी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कि ये एक ऐतिहासिक निर्णय है। जब तक छत्तीसगढ़ में कर्मचारी रहेंगे, ये अभी की बात नहीं है, आप लोगों के बच्चे नौकरी लगेंगे 2 साल बाद, उनको भी अब पेंशन मिलेगा, तो जीवन पर्यंत इनका एक नाम रहेगा। ऐतिहासिक निर्णय है। पूरे प्रदेश के लाखों कर्मचारियों की ओर से मैं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का अभिवादन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। ये बुढ़ापे में जब बच्चे लोग माँ बाप को मारते हैं, खाने के लिए नहीं देते, उस समय बुढ़ापे की सुरक्षा यदि किसी ने किया तो हिंदुस्तान में केवल और केवल श्री भूपेश बघेल जी ने किया। बहुत बहुत धन्यवाद है उनको। महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया जी मेरे साथ मौजूद है। मैम, चूंकि महिला बाल विकास का भी आपके पास पदभार के साथ साथ एक गृहिणी भी हैं आप, कुपोषण की मैं बात करूं, कुपोषण में लगातार कमी आ रही, मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में इस बात को उल्लिखित किया। मलखंब अकादमी बन रही है आदिवासी इलाकों के लिए, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और दूसरी बड़ी बात, हम बहुत बड़ी समस्या से जूझते हैं, खासतौर से रायगढ़ जशपुर के इलाके में मानव तस्करी, उसके लिए भी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल के भी गठन करने की बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। बिल्कुल, हमारे मुख्यमंत्री जी वैसे भी जो बजट में है या ऐसी सामान्य बात होती है तो हमेशा हमारे महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है। जब भी कोई मामला हुआ अभी छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार आने के बाद तत्काल तुरंत कार्रवाई होती है। ये तो हम आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री को समझते हैं कि इसमें कोई कोताही नहीं बरतती है। जो भी मुजरिम हो उनको तत्काल उसमें कार्रवाई होनी चाहिए।
पहले पूर्व शासन काल में हम लोग देखे थे कितने महिलाओं के तस्कर हुआ था। उस समय कोई कार्रवाई नहीं होती थी। हमारी बच्चियां यहाँ से उठा के ले जाते थे, कहाँ है कैसे है कोई खबर नहीं। परंतु ये हमारे सरकार में आते ही, और वो भी आदिवासी क्षेत्रों में जो मलखम की ऐसे ट्रेनिंग देंगे, उसमें हो सकता है अभी हमारे बच्चों को, लड़कों को देंगे, साथ साथ हमारी लड़कियां भी कभी कहीं किसी क्षेत्र में पीछे नहीं रही। हो सकता है वहाँ मलखम की जो ट्रेनिंग देंगे उसमें हमारी बच्चियां भी उसमें हो। और हम तो चाहते ही हैं कि हमारी लड़कियां भी कराटे और मलखम जैसे खेल में प्रतिभागी बने और अपनी सुरक्षा खुद करें। सरकार जो कर रही है और छत्तीसगढ़ की महिलाएं कहीं किसी से कम नहीं है। आप सब देख रहे हैं, चाहे पर्वतारोहण हो, चाहे खेल के दृष्टि में हो। अभी यहाँ तक कि हमारी दिव्यांग बच्चियां भी पूरा गोल्ड मेडल लेके रिले रेस में ऐसे आ रही हैं। अभी एक मेरे विभाग की है, उनका चेन्नई में भी सिलेक्शन हुआ है, फिर वो जाने वाली है। मेरे विभाग उसके लिए पूरा खर्च उठाने के लिए तैयार है, मैं घोषणा भी कर दी हूँ। तो अगर हमारी बच्चियाँ इस तरह के उसमें आ रहे हैं तो मुख्यमंत्री तुरंत उसमें एक्शन लेते हैं और तुरंत कार्रवाई भी होती है। तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि हमारी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। गोधन न्याय योजना वो योजना जिसका डंका छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश में बज रहा है। आज बजट का जो ब्रीफ केस था वो लकड़ी या लोहे का नहीं था, वो गोबर से बना था। ये अचीवमेंट है और निश्चित तौर पर उसमें जो शब्द लिखे हुए थे, गोमय वस्ते लक्ष्मी, मतलब गोबर में लक्ष्मी का वास होता है, बड़ी बात है। किस तरह की ये योजना देख रहे हैं आप, क्योंकि एक माइंडसेट बना के आए थे, जैसे ही उन्होंने कहा कि ये गोबर से बना है, मतलब साफ है इस बार भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि पर भरपूर ध्यान दिया गया है। मैडम, आप लोग देखते होंगे विपक्ष हमेशा गोबर के नाम से उन लोग हमेशा हल्ला करते हैं, सरकार की मजाक उड़ाते हैं। अभी भी विधानसभा में क्या युवाओं को आप लोग खाली गोबर बीनने सिखा रहे हैं, गोबर बेचने सिखा रहे हैं, ये बात हमारे वहाँ विपक्ष के लोग बोलते हैं। परंतु आप ये देखिए कि आज इस गोधन न्याय योजना से हमारे यहाँ क्या क्या लोग कर रहे हैं। और पुराने ज़माने में भी गोबर को तो हम बहुत शुभ मानते थे। पूजा करना हो तो गोबर से लिपते थे, गौरी गौरा बनाना हो तो गोबर से बनाते थे। हम लोग बिना चूल्हा को गोबर के लिपे बिना हम लोग वहाँ पे आग नहीं लगाते थे। ये हमारी छत्तीसगढ़ की परंपरा थी और उसी परंपरा को आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं। और गोधन न्याय से ही हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने की हमारे मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं। देखिए हर गौठानों में हमारे 2-2, 3-3 समूह की महिलाएं क्या काम कर रही हैं। वहाँ गुलाल बना रही हैं, वहाँ पे दिया बना रही हैं, वहाँ गोबर से लकड़ी बना रहे हैं, वहाँ पे गोबर से पेंट बना रहे हैं। यहाँ तक कि अब तो बिजली बनाने का भी हमारा काम हमारे छत्तीसगढ़ में होगा। तो अब तो मुझे ऐसे लगता है ये गोबर का नाम लेने विपक्ष भी भूल जाएंगे और खुद इन लोग सोचेंगे कि काश हम लोग ये योजना को पहले क्यों नहीं लाए। अब तो हमारे विपक्ष के साथिया कल तक मजाक उड़ा रहे थे, अब तो उनको बोलने का शब्द भी उनके पास नहीं बचा है कि किसमें उन लोग विपक्ष में कैसे बात उठाएंगे। याद है अजय चंद्राकर जी ने ये ट्वीट किया था कि क्यों ना गोबर को छत्तीसगढ़ का राजकीय चिन्ह बना दिया जाए, याद होगा आपको। आज जब ये बात आ रही तो किस तरह से देखते हैं उनकी इस बात को? बिल्कुल, ये मजाक तो विधानसभा में ही उन लोगों ने बोला है, पर वास्तव में हमारे छत्तीसगढ़ का मॉडल तो बन गया। राजकीय चिन्ह हो सकता है कल राजकीय चिन्ह भी बन जाए, क्योंकि जब प्रधानमंत्री इसको अपनाने के लिए सारे अपनी टीम को छत्तीसगढ़ में भेज रहे हैं, चाहे सांसदों की टीम हो चाहे उनके अधिकारियों की टीम हो, आज आके सराहना करके जा रहे हैं। तो इसमें तो हमारी विपक्ष के यहाँ नेता बैठे सबका नाक भी कट गया कि कम से कम उनके पक्ष के लोग आके यहाँ पे देख के जा रहे हैं और अपने प्रदेश में इसको लागू करने का बात कर रहे हैं। तो हमारे विपक्ष वालों के पास अब बात नहीं है कुछ करने का। बात करेंगे मजबूरी है उनकी, करना होगा, नहीं तो अब इस बजट के बाद तो उनके पास कोई शब्द ही नहीं है कि वो क्या बोले और किस विषय पे चर्चा करें। रामकुमार जी, बड़ी एक घोषणा है सीधे तौर पर कि नया कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि देखिए सरकार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं, जीएसटी की क्षतिपूर्ति अब आपको इस साल से मिलना बंद हो जाएगी। उसके बाद भी नया कोई टैक्स नहीं है। सरपंच पंच सबका मानदेय आपने बढ़ा दिया, इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष ये सब का भी मानदेय आपने बढ़ा दिया। व्यवस्था कैसे होगी और क्या दृष्टिकोण था इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए? देखाओ काकर जेब में कतका पैसा है, ये बड़ी बात नो है। ओकर
उस क्षेत्र के जनता के प्रति का भावना होते, ये बड़ी बात होती। एकर पहले भी आप देखे हो, एकर पहले की जो सरकार रही से भारतीय जनता पार्टी के, ओकर कन भी पैसा रही से, लेकिन वो पैसा ये आम आदमी के लिए उपयोग नहीं कराए, कुछ खास व्यक्ति मन के ही उपयोग कराए। आज वही सरकार है भूपेश बघेल जी हर 10,000 से भी ज्यादा कर्जा माफी करा थे, पानी कर माफ करा थे, आज परीक्षा शुल्क माफ करा थे। ओकर बावजूद भी आज छत्तीसगढ़ में ऐसे कोई आदमी बता दो जहां मोटरसाइकिल नहीं है, उसका चेहरा में लालिमा नहीं है। हम उत्तर प्रदेश गए रहे अभी चुनाव में, वहां के गरीबी ला देखें, जबकि प्रधानमंत्री वहां हमेशा घूमा था भाई, लेकिन वहां जिस प्रकार के गरीबी है, मैं कोरोना काल में भी आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री धन्यवाद दे हूं कि आम आदमी के चेहरा में मुस्कान लईस। यहाँ मोटरसाइकिल, स्कूटी, साइकिल, टीवी, दुनिया भर के सामान बिका थे। मैं ये कहना चाहता कुल मिलाकर के कि आज मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी के अत्ता का नौकर बजट पेश करे के पहले जम्मू वर्ग ला देखिस कि कोई वर्ग छूटा तो नहीं। हमन छोटे रहे हैं, हमार घर में लड़का मन ला हमन जब बाजार हो तो हमार सियान मन भूती में आन के देवे पैसा, तो कोनो ला चरपटी खाएबा, कोनो ला भजिया खाएबा, तो कोनो ला मुर्रा खाएबा, तो कोनो लाडू खाएबा, सबो ला ख्याल करे ताकि कोई जन छूटे करके। उसी प्रकार के आज मुख्यमंत्री जी हर जम्मू वर्ग के लिए ख्याल करे हवे। मैं पुनः कहता हूं कि आज ये मुख्यमंत्री की जो योजना है, जिस प्रकार के आज जो काम करत है, यहाँ के किसान, यहाँ के गरीब, यहाँ के बेरोजगार, यहाँ के सर्वहारा समाज ओला जुग जुग तक याद करी। मैं पुनः एक बार ओला सादर प्रणाम करता। मैं गरीब घर के यहाँ एक अंतिम छोर के व्यक्ति हैं, भूमिहीन घर के व्यक्ति हैं, चूंकि मैं गरीब के बात जो समझता हूँ, गरीब आदमी, किसान आदमी, मजदूर आदमी पूरा आज मुख्यमंत्री के लिए खुश है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी। डॉक्टर लखन चौधरी जी मेरे साथ मौजूद हैं, आर्थिक विश्लेषक भी हैं। मैं जो आज बजट में देख रहा हूं लखन जी, 1,04,000 करोड़ के आसपास का बजट है, जिसमें 20,404 करोड़ केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि पर दिया गया है। ये रोड मैप बता रहा है कि सरकार जो है अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों, क्योंकि देखिए सीधी बात है, ग्रामीण इलाकों में पैसा आएगा, गांव के लोगों के पास पैसा आएगा, तो पैसा अपने घर में नहीं रहेगा, वो पैसा शहरों में आएगा, और निश्चित तौर पर शहरों में अगर पैसा आएगा तो अर्थव्यवस्था में कहीं कोई दिक्कत आएगी भी नहीं। बिल्कुल। देखिए, ये सरकार का पिछले 3 साल से हम लोग देख रहे हैं कि जब से सरकार आई है तब से जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस करती रही है। और निश्चित रूप से देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था की जो जड़ है वो कृषि है, और कृषि सेक्टर में जब कोई भी पैसा का निवेश होता है तो वो सीधा सीधा उससे व्यापार फलता फूलता है। व्यापारी लोगों से भी आप पूछेंगे तो वो बताएंगे कि जब खेती अच्छी होती है तभी उनका व्यापार अच्छा होता है। तो कहने का मतलब डायरेक्टली जो है उद्योग पर जो है रोजगार और तमाम चीज़ें निर्भर रहती हैं, आश्रित रहती हैं, लेकिन उसका अप्रत्यक्ष जो सीधा संबंध होता है कृषि से होता है। तो कृषि को जो है देखिए, कोरोना काल में किस तरह से कृषि ने हमारी देश के रोजगारों पर फोकस किया और उसके कारण हमारे लोगों की जान बची, मनरेगा से लेकर। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि व्यापम और पीएससी के माध्यम से जो युवाओं का, क्योंकि युवाओं की आज स्थिति शिक्षित बेरोजगारी कोरोना काल में बढ़ी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस सरकार ने जो परीक्षा शुल्क को माफ़ किया है, मैं उसके लिए सरकार को युवाओं की तरफ से साधुवाद देता हूं। बहुत बड़ी ये पहल है सरकार की। साथ ही साथ देखिए, बजट को किस तरह से संतुलित करने का प्रयास किया गया है। बगैर कोई नया कर लगाए भी 701 करोड़ रुपए का जो है राजस्व आधिक्य, मतलब सरप्लस बजट है ये। तो ये जो बजट बनाया गया है सभी वर्गों को साधते हुए, गोधन योजना की हम लोग बात करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर पहचान, उसमें भी देखिए महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क के रूप में उसको एक बिजनेस मॉडल के रूप में डेवलप करने का प्रयास किया गया है। तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा बजट है, और इस बजट में सभी चीज़ों को जो है साधने का प्रयास किया गया है। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि इस दशक में छत्तीसगढ़ का मॉडल जो है वो पूरे देश में चर्चित होगा, और कई राज्य आने वाले दिनों में इसको अपनाएंगे निश्चित रूप से। तो ये सर्वहारा वर्ग का बजट है, संतुलित बजट है, समावेशी बजट है, और हर दृष्टि से बजट जो है सराहनीय है। धनंजय जी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का ट्वीट आया, इस बजट में कुछ नहीं है, वही पुराना है, नई कोई चीज़ नहीं, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, डॉक्टर रमन सिंह जी की मजबूरी है, अगर वो अपने ट्वीट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के बजट की तारीफ करेंगे
तो मुझे तो नहीं कहना चाहिए, फिर हो सकता है उनको भारतीय जनता पार्टी से अलविदा कहना पड़ जाए। स्वाभाविक सी बात है, विपक्ष में है, विपक्ष होने का मतलब वो दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन सदन ने तो पूरा देखा है ना किस प्रकार से डॉक्टर रमन सिंह जी स्वयं मजबूर हो गए थे मेज को थपथपाने के लिए। तो बाहर आकर वो क्या बोलते हैं वो अलग विषय है, लेकिन इस बजट को लेकर भारतीय जनता पार्टी या कोई अन्य विपक्षी जो विधायक हैं उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। सिर्फ वो दिल से मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद दे रहे हैं। और मैंने कहा ना, बजट ऐसा है जिसमें विपक्ष के नेताओं से लेकर राज्य के अंतिम छोर के व्यक्ति को भी खुशहाली मिली है। उस बजट की क्या बुराई डॉक्टर रमन सिंह जी करेंगे, लेकिन एक दलीय प्रतिबद्धता होती है और उनको भी आगे जाके राजनीति करना है, तो स्वाभाविक सी बात थोड़ी सी ट्वीट में कर लिया। ट्वीट पढ़ता कौन है? विजय जी, पुरानी पेंशन योजना तो लागू हो गई है, आज घोषणा हो गई उसकी, जल्द वो ऑन पेपर भी आ जाएगी, लेकिन बहुत सारी मांगे हैं कर्मचारियों की और ये भी कहा जाता है कि एक मांग पूरी होती तो दूसरी मांग जो है कहीं ना कहीं फिर से एक आ जाती है। फिर भी चूंकि हम देख रहे हैं बजट हमारे पास कितना है, हमारे संसाधन कितने, जीएसटी क्षतिपूर्ति पूरी तरह से बंद हो चुकी है, उसके बाद भी अगर ये घोषणा हो रही है तो ये माना जाए कि कर्मचारी लगभग 2.5 लाख के आसपास कर्मचारियों को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा इसका? लगभग 3 लाख कर्मचारियों को सीधे फायदा मिलेगा। और कर्मचारियों की मांग तो ऐसी है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, एक मांग पूरा हुआ तो दूसरे के लिए जागृत रहते हैं। चूंकि ये जेब में पैसा नहीं आया, आर्थिक मांग नहीं है, इसलिए कुछ लोगों को लग रहा है कि हमारी महंगाई भत्ता की मांग है, अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण का मांग है, जो अनुकंपा नियुक्ति के लिए लड़ रहे हैं उनकी मांगे हैं। तो हम धीरे धीरे मुख्यमंत्री जी से चर्चा के माध्यम से, जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, धीरे धीरे आर्थिक स्थिति को देखते हुए मांगों को पूरी तो कर रहे हैं। और हम इन मांगों को बहुत अच्छे तरीके से जब रायपुर आ जाएंगे तो उनका सम्मान करेंगे, उनसे मिलेंगे और अपनी समस्याओं को बता करके ये बोलेंगे कि ये पुरानी पेंशन योजना में जितने 1000 करोड़ रुपया बच रहे हैं उसमें से केवल 10% प्रदेश के कर्मचारी को यदि दे देते हैं तो मैं समझता हूं कि बहुत सारी मांग बिना आर्थिक खर्च के पूरा हो जाएगा। और निश्चित रूप से हम विश्वास रखते हैं। लोग बोलते हैं भूपेश है तो भरोसा है। प्रदेश का कर्मचारी भी सरकारी कर्मचारी बाद में है, पहले प्रदेश का नागरिक है। भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। विश्वास में विष का वास नहीं होना चाहिए। मुझको उम्मीद है कि और बाकी मांगे भी जल्दी पूरी होंगी। अनिला भेड़िया जी मेरे साथ है, उनसे मैं एक सवाल ले लेता हूँ। अनिल जी, आप मंत्री हैं लेकिन विधायक भी हैं, क्योंकि अब विधायक निधि 2 करोड़ से 4 करोड़ हो गई। अब चुनावी वर्ष भी है, अगले साल चुनाव पर आपको जाना है, कितना फायदा मिलेगा? आपके अलावा 70 विधायक और हैं आपके साथ। बिल्कुल, इससे बहुत बड़ी जिम्मेदारी विधानसभा में विधायकों की होती है। पहले हम लोग, मैं पिछले 5 साल भी रही हूँ, हर बार हर विधानसभा के समय हम लोग पूरा विपक्ष के साथी, पक्ष के साथी पूरा साइन कर करके हम लोग डॉक्टर रमन सिंह जी से मांग करते रहे, विधायक निधि बढ़ाइए, विधायक निधि बढ़ाइए। पर वो 1 करोड़ से टस के मस नहीं हुए। और हमारे मुख्यमंत्री आते ही वो पहले साल 2 करोड़ कर दिए, अब 3 साल में 4 करोड़ कर दिए। तो हम लोगों को अब छोटी छोटी जो मांग होती है हमारे गांव में, नाली है, सड़क है, बिजली, यही सब तो मांग, मूलभूत सुविधाएं होती है ग्रामीण जनता की, तो उसको हम लोग अब किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम लोग अपने निधि से बहुत अच्छा इनका गांव में विकास कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपने मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई भी देंगे, क्योंकि ये मांग ऐसी थी जो विधायकों के लिए बहुत ज़रूरी भी था। अगर विधायक बने हैं तो हम अपने जन तक मांग पूर्ण नहीं कर सकते। ये सब सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बात को भी रखे थे, अभी बोले भी थे, बाद में देखेंगे, परंतु आज अचानक हम लोगों की सब विधायकों की मांग भी पूरी कर दी। तो सभी विधायक इनसे खुश भी हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि चाहते भी हैं कि हम अपने क्षेत्र में अच्छा से काम करें। विधायक बहुत बड़ा पद होता है मैम, लेकिन सरपंच के बारे में भी सोचा गया, पंच के बारे में भी सोचा गया है, आपके जो जिला पंचायत अध्यक्ष है, तमाम उन लोगों के बारे में जो कहीं ना कहीं जनता से सीधे जुड़े होते हैं, उनको भी फायदा मिलेगा, क्योंकि अब कोविड काल में बहुत ज़्यादा काम वो कर नहीं पाए। ये अगर राशियाँ बढ़ेंगी, ये संसाधन बढ़ेंगे तो उनके लिए भी काम आएगा। बिल्कुल, जैसे ही हमारी सरकार बनी 1 साल बाद तो बहुत से हम लोग पीछे हो गए। 2 साल कोविड आने के कारण 2 साल तक काम में थोड़ा सा बाधा उत्पन्न हुआ, बजट की भी परेशानी हुई। क्या सबसे महत्वपूर्ण था कि हमको इस बीमारी को कैसे इनमें नियंत्रण करना, सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग पे ध्यान था, इसलिए थोड़ी सी इसमें परेशानी हुई। पर बजट में कहीं मुख्यमंत्री जी ने जो बजट था वहाँ कहीं कटौती भी नहीं किए, ना कभी
किसी अधिकारी कर्मचारी का वेतन नहीं रोका, और प्रदेशों में तो आप लोग देखे होंगे कर्मचारियों का वेतन भी रोक दिया गया था, विधायकों की बजट भी रोक दी गई थी, सांसदों की, यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री सांसदों की बजट रोक दिए थे। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसे व्यवस्था किए कि हम लोगों को किसी को परेशानी नहीं हुआ, न प्रदेश की जनता को परेशानी हुई, न हमारे प्रदेश के जनप्रतिनिधियों को परेशानी हुई। आप देख रहे होंगे पंचायती स्तर पे जैसे आज जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जनपद पंच, सरपंच सबकी मानदेय भी बढ़ाया गया, उन लोग को निधि भी की व्यवस्था भी किए गए। कभी ये त्रिपंचायती राज के जो जनप्रतिनिधि थे उनका आज तक किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा सोचे नहीं थे, तो जो आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी सोचे। बिल्कुल। तो देखिए, बजट की चर्चा आज हमने की, निश्चित तौर पर लोक लुभावन बजट है और हर वर्ग को साधने के लिए और हर वर्ग को ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है। इस बजट की चर्चा में आप सभी मेरे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की बजट की चर्चा में इतना ही, और सीधा मैं आपको भोपाल स्टूडियो लिए चलता हूँ। ओवर टू यू दीपक जी। बहुत शुक्रिया आपका आदित्य जी। इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमने समझने की कोशिश की पैनलों के जरिए, उसमें कांग्रेस, बीजेपी, और हमने ये जानने की कोशिश की खास तौर पर कि आज जो भूपेश सरकार ने बजट पेश किया है ये कितना हितकारी है प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए। अलग अलग पहलुओं पर हमने समझने की कोशिश की। इस खास चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।